हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का जो पेपर है 22 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों के पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब इतने ही समय में आपको हर चीज तैयार करनी है। तो अब भी आप अगर सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेबस को साइड कर दीजिए। अब जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या आप देखिए कि कौन सा क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, या अगर आपके पास कोई क्वेश्चन बैंक है तो उसमें का दिया गया सारा क्वेश्चन आप अच्छे से उसका रिवीजन कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। और उसके अलावा मैं तो करा ही रहा हूं आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में पूछे जा चुके हैं, और बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस में महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, प्रीवियस ईयर का अगर पेपर देखे होंगे तो दिया रहता है कि अपचयन तथा उपचयन में 2 अंतर बताइए, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं हर बार रिपीट होते हैं। तो मैं आपको क्या करने वाला हूं, 3 से 4 ऐसे महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न बताने वाला हूं जो कि हर साल पूछा जाता है, किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। अगर प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 सेट में अंतर वाला क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। जैसे लसिका और रुधिर में अंतर, उपचयन तथा अपचयन में अंतर, ऐसे ही 3 से 4 केवल आपको पढ़ लेना है और कम से कम 4 से 5 नंबर का पूछा जाएगा। जितना अंतर लिखने के लिए बोलेगा मतलब उतना नंबर। अगर देता है कि 2 अंतर लिखिए तो 2 अंक का, अगर बोलता है, अगर दीर्घ में देगा, जैसे दे देगा लसिका तथा रुधिर में अंतर बताइए, अगर दिया है 4 नंबर का तो कम से कम आपको 4 अंतर लिखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा है उपचयन तथा अपचयन में अंतर, ठीक है। उपचयन तथा अपचयन में अंतर हम लोग देखने वाले हैं। अपचयन, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है, छोड़ करके पेपर देने नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 अंतर लिखा है। कम से कम आपको 5 तो याद रहना चाहिए, 5 से अधिक नहीं लिखना होता है। अगर 4 अंक का भी आता है तब भी केवल आपको 5 ही लिख दीजिएगा, उतना हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आपको लिखना है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, इसमें हाइड्रोजन पृथक होता है। किसमें? उपचयन में। पृथक का मतलब नहीं होता है, मतलब अलग हो जाता है। जब इसकी रिएक्शन होती है तो जो हाइड्रोजन होता है यह अलग हो जाता है। तो वही लिखा है कि इसमें जो होता है हाइड्रोजन क्या होता है, पृथक होता है। जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर होगा अपचयन में, कि इसमें जो होता है हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुटता है। तो बस यही करना है, पहले में अलग होगा दूसरे में जुटेगा, अगर पहले में जुटता है तो दूसरे में अलग होगा। अब देखिए, अगर यहां से हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो ऑक्सीजन का क्या होगा, संयोग होगा, मतलब ऑक्सीजन जुटेगा। तो दूसरा यही हमें लिख देना है कि इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन का संयोग होता है। सेम इसमें इसका उल्टा हो जाएगा, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन पृथक होता है, यानी कि ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है। अगर रिएक्शन आप पढ़े होंगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है। पहले में हाइड्रोजन अलग होगा तो इसमें जुटेगा, इसमें अगर ऑक्सीजन जुटेगा तो इसमें ऑक्सीजन अलग होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से आपको याद भी हो जाएगा, बहुत ज्यादा रटना नहीं है इसको। तीसरा जो है हमारा, वो दिया है कि इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का जो अनुपात होता है वह बढ़ता है। अगर इसमें बढ़ता है तो उसमें घटता है, ठीक है। इसमें विद्युत ऋणात्मक अवयव का जो अनुपात होता है वह बढ़ता है। सेम इसमें कि इसमें क्या होगा कि विद्युत ऋणात्मक अवयव का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, घटता है। अगर एक में घटेगा तो सेम दूसरे में रख देना है कि बढ़ेगा, अगर पहले में बढ़ता है तो दूसरे में घटेगा, ठीक है। चौथा नंबर है कि इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का जो अनुपात होता है वह घटता है। तो उधर क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसमें घटता है तो इसमें हो जाएगा कि इसमें विद्युत धनात्मक अवयव का जो अनुपात होता है वह बढ़ता है। अंतर का मतलब यही होता है कि दोनों उल्टा होना चाहिए, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। 5वां जो अंतर है वह है कि इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की जो संयोजकता होती है वह बढ़ती है। तो इसमें हो जाएगा कि इसमें विद्युत धनात्मक अवयव की जो संयोजकता होती है वह घटती है। तो यही 5 अंतर आपको कम से कम याद रहना चाहिए, ठीक है। और यहीं से आपको याद हुआ होगा, क्या ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। एक में अलग होगा दूसरे में जुटेगा, पहले में जुटेगा दूसरे में अलग होगा, एक में बढ़ेगा तो एक में घटेगा, एक में घटेगा तो एक में बढ़ेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम अगला देखते हैं कौन सा हमारा अंतर है। दूसरा अंतर है धातुओं तथा अधातुओं में अंतर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी छोड़कर पेपर देने नहीं जाना है। धातुओं तथा अधातुओं में अंतर आपको लिखना भी ऐसे ही है, ठीक है। एक तरफ धातु, बीच में आपको लाइन खींच लेनी है और दूसरे तरफ लिख देना है अधातु। तो सबसे पहला है क्या कि धातुएं जो होती हैं वह तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं, ठीक है। आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे दूसरे ही चैप्टर में। धातुएं जो होती है वह तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करते हैं, यानी हाइड्रोजन बाहर निकलता है। देखिए जैसे अगर हम कोई धातु ले लेते हैं Zn यानी कि जिंक,
इसकी अभिक्रिया करा देते हैं HCl के साथ जो कि अम्ल है, तो क्या हो जाएगा ZnCl2 और प्लस में H2 जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही होता है। इसी प्रकार अगर सोडियम धातु ले लेते हैं Na प्लस HCl, सेम वही अभिक्रिया, तो यहाँ से हो जाएगा NaCl और प्लस यहाँ से H2 बाहर। अब इसको संतुलित करने के लिए इधर उधर गुणा करेंगे, ठीक है, लेकिन अभिक्रिया ऐसे ही होगी। ZnCl2 क्यों हुआ आपको पता होगा, क्योंकि Zn के पावर +2 होता है, Cl के पावर -1, इसलिए यहाँ पे ZnCl2 हो गया। तो वही लिखा है कि धातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित करती हैं। सेम इधर क्या होता है कि अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती हैं, इधर करती हैं तो इधर नहीं करेगा। दूसरा है हमारा कि धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है, और अधातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय या उदासीन ऑक्साइड बनाती हैं, आपको पता होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि धातुएं जो होती है वह क्लोरीन से क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं, आयनिक यौगिक, ठीक है, जैसे यहाँ पर बना है NaCl, तो वही लिखा है कि धातुएं क्लोरीन से क्रिया करके आयनिक यौगिक बनाती हैं और अधातुएं क्लोरीन से क्रिया करके सहसंयोजक यौगिक बनाती हैं। यहाँ से MCQ भी बन सकता है कि अधातुएं जब क्लोरीन से क्रिया करता है तो क्या बनता है, या धातुएं जब क्लोरीन से क्रिया करते हैं तो क्या बनता है। लास्ट आपको जो लिखना है वह है कि धातुएं जो होती हैं वो अपचायक होती हैं और अधातुएं जो होती हैं वह आक्सीकारक होती हैं। तो अगर 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आता है तो कम से कम इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर इतना लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम अगला अंतर देखते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा हमारा अंतर है वह है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठाकर देखेंगे तो किसी न किसी सेट में जरूर मिल जाएगा। तो इसमें क्या होता है अलैंगिक जनन में कि इसमें एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है। इसमें 2 जनक की मतलब उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है, मतलब एक ही जनक होगा उसके द्वारा ही संतान की उत्पत्ति हो जाती है। इसमें क्या है कि संतान की उत्पत्ति के लिए 2 जनकों का होना आवश्यक है, यानी नर एवं मादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें केवल एक ही जनक द्वारा हो जाता है। दूसरा क्या है अंतर कि समसूत्री कोशिका का इसमें विभाजन होता है और इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या बनते हैं, युग्मक बनते हैं, ठीक है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मक बनते हैं। तीसरा है हमारा अंतर कि इसमें क्या होता है निषेचन नहीं होता, ठीक है। अलैंगिक जनन में कोई निषेचन क्रिया नहीं होती है, परंतु इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में इसमें निषेचन क्रिया होता है, ठीक है। और जो लास्ट है वह है कि संतान जो होता है पूर्णतया इसमें जनक के ही समान होता है, क्योंकि इसमें एक ही जनक की उपस्थिति होती है इसलिए जनक के ही समान होता है। लेकिन इसमें क्या होता है संतान में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों की उपस्थिति होती है, इसलिए इससे जो संतान बनता है उसमें दोनों जनकों की गुण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो दोस्तों जो अगला अंतर है वह है स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला इसमें लिखना है कि इसमें एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। और परपरागण में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर है कि इसमें उत्पन्न बीज जो होते हैं वह कम ओजस्वी होते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें उत्पन्न जो बीज होते हैं वह अधिक ओजस्वी होते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर है कि इससे पराग कणों के नष्ट होने की जो संभावना होती है वह कम होती है और इससे क्या होता है पराग कणों के नष्ट होने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्वपरागण तथा परपरागण में अंतर। इसके अलावा मैंने आप लोगों को 4 अंतर बता दिए, लेकिन अभी 2 अंतर और हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से नोट कीजिए इसको। ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसको तो मत ही छोड़िएगा। ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर। तो सबसे पहला हो जाएगा ऑक्सी श्वसन में कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण ऑक्सी श्वसन कहलाता है। अगर आपसे डिफिनीशन भी पूछता है तो यही लिखना है, इसका डिफिनीशन ही है। भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो ऑक्सीकरण होता है उसको हम ऑक्सी श्वसन कहते हैं।
और भोज्य पदार्थों का जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है वो हमारा अनाक्सीय शोषण कहलाता है। मतलब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा हो जाएगा कि यह क्रिया जो होता है वह कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया दोनों, मतलब दोनों की उपस्थिति में यह संपन्न होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, केवल कोशिका द्रव्य होता है और कोशिका द्रव्य में ही केवल यह संपन्न होती है, ठीक है। इसमें दोनों होता है, इसमें केवल कोशिका द्रव्य होता है। तीसरा हो जाएगा कि इसमें क्या होता है, 38 एटीपी अणु पाए जाते हैं, बनते हैं और इसमें क्या हो जाएगा कि 2 एटीपी अणु बनते हैं, ठीक है। तो इतना आपको लिखना है। 2 ही अंतर देता है ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर दे देता है कि 2 अंतर बताइए, आधा नंबर का कभी देता है, कभी 2 नंबर का ही दे देता है। तो कम से कम आपको 3 याद रखना है। तो ये था ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखने वाले हैं रुधिर तथा लसिका में अंतर, ठीक है। रुधिर तथा लसिका, ये दोनों जो अंतर है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रुधिर तथा लसिका में अंतर और ऑक्सी श्वसन तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर, तो इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। रुधिर तथा लसिका में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन है, रुधिर तथा लसिका में अंतर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रुधिर में क्या लिखना है कि यह लाल रंग का होता है। लसिका में क्या लिखना है कि यह जो होता है रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है, ठीक है। यह लाल रंग का होता है, यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा पॉइंट है कि इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी रुधिर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है या नहीं होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिखना है कि इसमें क्या होता है, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं तथा रुधिर पट्टिकाएं होती हैं। लेकिन लसिका में कोई भी कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, चाहे लाल हो, चाहे श्वेत हो, चाहे रुधिर पट्टिका हो, कोई भी कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। तो ये था रुधिर तथा लसिका में अंतर। कम से कम 3 आपको इसमें भी याद रखना है, क्योंकि 2 ही पूछा जाता है। 2 नंबर का पूछ सकता है या आधा नंबर दे करके 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है। लेकिन ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको इस वीडियो में जितना भी अंतर बताया, चाहे परागण तथा स्वपरागण, लसिका तथा रुधिर, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन, और कौन सा था, उपचयन तथा अपचयन में अंतर, और एक ऑक्सी तथा अनाक्सी श्वसन में अंतर, सभी के सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। इसलिए एक भी अंतर को छोड़कर नहीं जाना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।